यार लास्ट क्लास में हमने अपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बस उसी को कंटिन्यू करना है। तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं पहले। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने आपको कहा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब हमारे चार्जेस मूव कर रहे हैं। और अगर हमारे चार्जेस मूव कर रहे हैं तो मतलब वो अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इस कंडक्टर को हमने ऑलरेडी एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हमारे पास हो गई भैया दो मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी और कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ आई। मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है ऑन द राइट हैंड साइड। तो इस पे फोर्स लगेगा। मेरे को फोर्स का फॉर्मूला याद दिलाओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर? सर ILB साइन थीटा। वेरी गुड, आई एल बी साइन थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था ये आई एल बी साइन थीटा एक्चुअल में आया कैसे है। सबसे पहले कि भैया इधर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं? करंट सर स्केलर है तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ही वेक्टर क्वांटिटी बनी। तो मतलब एक तो पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, एक तो वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर आना चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास फोर्स होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर आना चाहिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? ये लेंथ का वेक्टर है। मतलब बेसिकली हमने क्या किया है, हम लिख सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करंट, लेंथ का इंटीग्रेशन और बी। तो लेंथ का इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया भैया, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मतलब मेरे को सिर्फ लेंथ का क्या कंसीडर करना है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। चेक करो पहले यहां तक की बात क्लियर थी या नहीं। यस सर क्लियर। डन। और फिर अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहेंगे तो भैया डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रूल अभी भी सेम ही है। दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फिर से वही फादर मदर चाइल्ड, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और नॉटी वाली हो गई हमारी चाइल्ड। तो भैया ये सब अगर आपको याद है तो एक कॉन्सेप्ट और देख लो आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा है। सपोज जैसे सबसे पहले वाले एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। भैया ध्यान देना, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर रिंग रख दी है। और इस सेमी सर्कुलर रिंग में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। सपोज ये हमने करंट ले लिया, करंट फ्लो कर रहा है आई। स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये एंड पॉइंट है बी। और मैं कह रहा हूं भैया इस सेमी सर्कुलर रिंग का मेरे को रेडियस भी गिवन है कि सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है आर। आपको क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि भैया कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। बताओ अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखूं एक्टिंग ऑन दिस वायर? भाई सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म राइट हैंड साइड, सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, करंट फ्लो कर सर रहा है। अगर हाँ सर बोलो। अगर सेमी सर्कुलर है तो फिर उसका हम मतलब जो लेंथ लेंगे वो पाई आर लेंगे। और F इज इक्वल टू I पाई आर इंटू और मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो आओ डिस्कस करते हैं। यार अभी मैंने आपको बोला कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है। अल्टीमेटली आपको पूरी वायर की लेंथ नहीं देखनी है, आपको तो बस डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो अगर मैं इस सेमी सर्कुलर रिंग का डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करूं तो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट मेरा ए से बी तक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। तो ये हम पूरी सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर करेंगे ही नहीं। भैया मैं तो सीधे सीधे एक वायर कंसीडर करूंगा, एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये थी, मेरी पॉइंट ए से बी तक जाने की डायरेक्शन थी। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि भैया ए और बी की लेंथ कितनी है, तो ये डायमीटर बन रहा है। तो डायमीटर की लेंथ कितनी होती है? 2r। चेक करो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। नो सर। अब मैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था मैग्नेटिक फोर्स। अरे भैया मेरा मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए तीनों चीजें परपेंडिकुलर होनी चाहिए। साइन 90 का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इधर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री बन रहा है। और साइन 0 डिग्री कितना होता है? जीरो। तो यहाँ जीरो। पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? जीरो जीरो। लगेगा।
चेक करो क्या यहाँ तक की बात समझ में आई है या नहीं आई है। डन डन सर। सर। डन। भैया अभी ध्यान से देख लेना, कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा इतने जल्दी खत्म नहीं हुआ है ये, पहले यहाँ तक चेक कर लो, यहाँ तक की बात क्लियर है। यस सर। यस सर। डन। अब देखो ये आंसर 0 आया कैसे है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कुछ लॉजिक नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है यार, आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा कि अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं तो सर्कल बेसिकली कितनी लाइन से बना है, सर्कल बेसिकली इनफाइनाइट इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन से बना है। मतलब सर्कल भी एक स्ट्रेट लाइन ही था, लेकिन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके सर्कल बना है। तो जो हम ये मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ना, अब इस डायग्राम को देखो हम कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैसे ये आंसर 0 आ रहा है। तो आपको जो लॉजिक समझ में आ जाए आप उस लॉजिक से समझो। भैया मैंने ये सेमी सर्कुलर रिंग ली है ना, तो सेमी सर्कुलर रिंग को मैं 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। क्या मैं इस तरीके से 3 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ सेमी सर्कुलर रिंग को? यस सर। भाई मैंने आपको यही तो बोला, सेमी सर्कुलर रिंग या एक सर्कल कैसे बना है, बहुत सारी छोटी छोटी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से बना है। तो मैंने एक स्ट्रेट वायर यहाँ ले ली, एक स्ट्रेट वायर ऊपर ले ली, एक स्ट्रेट वायर यहाँ ले ली। इससे ज्यादा स्ट्रेट वायर लेने की आपको जरूरत नहीं है, इसी में आपका आंसर समझ में आ जाएगा। अब मेरे को वायर 1 के लिए बताओ, पहले वायर 1 के लिए करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, वायर 2 के लिए करंट फ्लो कर रहा है राइट हैंड साइड, और वायर 3 के लिए करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड्स। तो आप मेरे को ये सोच के बताओ, पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के ये बताओ कि वायर 1 पे फोर्स किधर आ रहा है, वायर 1 पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी राइट हैंड साइड, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वायर 1 पे फोर्स किधर लग रहा है? सर आउटवर्ड्स। मेरा फिंगर आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो इनवर्ड्स होता है या आउटवर्ड्स? सर इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। गलती तो नहीं होगी फिर से? नो सर। चलो डन। यार क्या बात है, 1-2 बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी बच्चे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो भैया वायर 1 पे अगर इनवर्ड्स आ रहा है तो मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं, वायर 3 पे कहाँ आएगा? आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स। ही आएगा, डायरेक्शन करंट की चेंज हो रही है। वेयरएस वायर 2 पे कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो तो पैरेलल चली गई करंट के, मैग्नेटिक फील्ड के। यार अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, जितना फोर्स वायर 1 पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स वायर 3 पे भी लग रहा होगा। तो अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं F1 माइनस F3 करूंगा, F1 और F3 पे फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स 0 आएगा। एक्चुअल लॉजिक ये है जो मैंने अब समझाया है, एक्चुअल लॉजिक ये है कि नेट फोर्स 0 कैसे आया, नेट फोर्स इस तरीके से 0 आया था। ये तो बस एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, एक शॉर्टकट है, जिससे आप बार बार इतनी कैलकुलेशन में ना फंसो, आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट लो। आपने देखा डिस्प्लेसमेंट पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो डायरेक्टली आंसर 0। लेकिन आपको पूरा मेथड भी समझ में आना चाहिए कि पूरा मेथड 0 आया कैसे। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है? यस यस सर। सर। चलो, तो बस इसी को अब अपने नेक्स्ट वाले चीज में अप्लाई कर लेना जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन इसको मैं फिलहाल नाम दे रहा हूं गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों सेम ही बातें हैं। भैया गैल्वेनोमीटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेट का यहाँ पे एक नॉर्थ पोल ले रहे हैं, आप सबने 10th क्लास में पढ़ ही रखा होगा। यहाँ पे मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल लिया, यहाँ पे मैग्नेट का एक साउथ पोल लिया, और इन दोनों के बीच में मैंने कोई ना कोई एक लूप रख दिया, क्लोज पाथ लूप। अब लूप चाहे आप सर्कुलर अज्यूम करो या रेक्टेंगुलर अज्यूम करो या सर्कुलर, जो आपका मन करे। इस तरीके से मैंने एक लूप रख दिया है। इस लूप का नाम दे देते हैं भैया ए, बी, सी और डी। मैं कह रहा हूं यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहां पे भी करंट फ्लो करेगा आई, यहां पे इधर, यहां पे इधर, और ये वापस इधर आ गया। चलो, मैंने कहा ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां तक जाती है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट और कहां पे टर्मिनेट? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। वेरी गुड भैया, मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूं, बस 2 ही लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं आपको क्लियर कट थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए। तो भैया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो अगर आप ध्यान दो, अभी ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्म बन रही है, और वो किस साइड ट्रैवल कर रही है, अभी किस साइड फॉर्म हो रही है? टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड फॉर्म हो रही है। अब आप देखो, आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया, आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर्स रख दिए, ए बी, बी सी और सी डी, जैसे यहां पे हो रहा था ए बी, बी सी और सी डी, आपने 3 कंडक्टर्स रख दिए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कंडक्टर ए बी में फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो कैलकुलेट करके बताओ फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा। अभी पीछे ही किया था हमने कैलकुलेट, करंट ऊपर, इनवर्ड।
इनवर्ड्स। तो मैं मार्क कर रहा हूं कि भैया करंट यहां पे लग रहा होगा इनवर्ड्स, फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स। सिमिलरली आर्म सीडी पे फोर्स कहां लग रहा होगा, आउटवर्ड्स, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज है। ऊपर वाली वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 0. Zero. 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 तो यार सिचुएशन क्या है, सिचुएशन मेरे फोन को समझो कि मेरा फोन क्या है, मेरा फोन ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। मेरे इस फोन की ये वाली आर्म सीडी है, ये वाली आर्म बीसी, और ये वाली आर्म सीडी, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इस वाली साइड को वो अंदर की तरफ धक्का दे रही है, पुश कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इस वाली आर्म पे वो बाहर की तरफ वो कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो ये मेरा फोन क्या करने लगेगा, भैया ये मेरा फोन नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, ये तो हमने पीछे चेक कर लिया कि नेट फोर्स 0 आएगा। तो ये मेरा फोन आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि भैया जब भी फोर्स 0 आएगा तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, कहीं पे भी लीनियर मूवमेंट नहीं है। तो ये मेरा फोन आगे पीछे इधर कहीं मूव नहीं कर सकता। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो भैया यहां लिख रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश करना। लिखूंगा कि भैया फोर्स ऑन ए बी एंड फोर्स ऑन सी डी आर इक्वल बट अपोजिट। तो हमारे पास नेट फोर्स 0 आएगा, और नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है तो भैया देयर विल बी नो लीनियर मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट तो कहीं नहीं होगी। लेकिन अब आपको क्या सोचना है, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रखा है, मतलब जो रैंकर्स आए, भैया अब आपको ये बताना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दोनों फोर्स क्या सेम पॉइंट पे लग रहे हैं या अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं? Sir, अलग अलग. अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। और जब हमारा फोर्स ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होता है, जैसे बचपन में सबने पेन फाइट खेली है, एक बंदा यहां से हिट कर रहा है, एक बंदा यहां से हिट कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो गया। तो जब भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होता है तो भैया क्या होना शुरू हो जाता है, Torque, turning effect of the force. वेरी गुड, कि भैया मूवमेंट ऑफ द फोर्स, हमारी चीजें रोटेट होना शुरू कर देती हैं, तो इस पे लगेगा टॉर्क। अब चेक करो यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डन Yes, sir. भैया। तो टॉर्क लगना शुरू होगा। आपको टॉर्क का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना, डिटेलिंग में जाना हमारा काम नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है अभी। डायरेक्ट टॉर्क का फॉर्मूला रखना है। और मजेदार वाली बात यह है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला है NIBA, निब्बा, ऐसे याद हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो भैया जब भी मैं आपसे पूछूं कि हमारा एक क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, कुछ इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला याद रख लेना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है निब्बा, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, A इस पूरे लूप का एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका एरिया होगा। और एक्चुअल में अभी हम थोड़ी देर आगे मतलब किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे, टॉर्क का ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला भी होता है M क्रॉस B, डाइपोल की तरह। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क का फॉर्मूला सबको याद होगा मेरे ख्याल से, PE sin थीटा। यस सर। जहां Yes, पे sir. P क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट Q इंटू 2A। तो भैया यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि जब भी हमारे पास एक क्लोज लूप मिलेगा ना, क्लोज लूप भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो अगर क्लोज लूप भी एक बार मैग्नेट की एक्ट कर रहा है, तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हो गए, जिनके बीच में डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे होगा मैग्नेटिक डाइपोल, E की जगह B, और बाकी सब कुछ सेम। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला भी सेम है, QM इंटू 2A। और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, निया, NIA। खैर इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब हमारा टॉपिक आ जाएगा। फिलहाल इतनी डिटेल में अभी मत घुसो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप सीधा सीधा ये याद रखो कि फिलहाल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर मैं पहले से ही आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दे रहा हूं तो। और मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला इसी तरीके से याद रहता है, निब्बा, भैया निब्बा है, टॉर्क है। Done, sir. डन Done. डन डन। तो भैया अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो वापस अपने उस क्वेश्चन पे आ जाओ जो अभी थोड़ी देर पहले किया है। अब देखो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बना, अभी हमने डिस्कस किया था कि भैया ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर मैंने सेमी सर्कुलर रिंग रख दी थी। आपको इसलिए लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट हो गया था। सेमी सर्कुलर रिंग रख दी थी, तो सेमी सर्कुलर रिंग पे अभी हमने फाइंड किया था नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0.
वेरी गुड। तो भैया अगर मैं आपसे पूछता इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, 0। और मैग्नेटिक फोर्स 0 क्यों लगा था ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि हमारे इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट के लिए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आ रहे थे। भले ही फोर्स 0 है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या वो सेम है या वो अलग अलग है? डिफरेंट। डिफरेंट है। भैया इस वाले कंडक्टर के लिए फोर्स अंदर लग रहा था, इस वाले कंडक्टर के लिए फोर्स बाहर लग रहा था, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है। तो याद रखो इस वजह से क्या होगा, ये सेमी सर्कुलर रिंग आगे पीछे तो कहीं मूव नहीं करेगी, लेकिन ये सेमी सर्कुलर रिंग इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने लग जाएगी, ये सेमी सर्कुलर रिंग इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लग जाएगी। बात क्लियर हुई है? यस सर। डन। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने लगेगी तो आप मेरे को बस इसका टॉर्क का फॉर्मूला लिख के बता दो भैया, टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, नंबर ऑफ टर्न्स NIBA। तो बस ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को बताओ कितना लिखूं मैं। रेडियस मैंने आपको दे ही दिया था कि रेडियस है इसके पास R। तो चलो मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला लिख के बता दो, फाइनल टॉर्क बता दो कितना लगेगा इस पे। देखते हैं यहाँ पे कोई गलती करता है या नहीं करता है। ध्रुव यस सर। भाई अब तबीयत कैसी है? सर थोड़ा ठीक है पहले। अबे अब तो इतने दिन हो गए, अब तो ठीक हो जाना चाहिए था। यस सर। थोड़ी सी खांसी रही है सर, बाकी ठीक हो गई। ओके। लिटिल सीक्रेट, यार तुम्हें कितनी बार बोला ना कि ये नाम से मत है, अपना प्रॉपर नाम रखा करो। चलो आंसर बताओ, आंसर कितना है? भैया करंट की वैल्यू एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एज इट इज, एरिया कितना लिखूं मैं? अरे क्या हो गया सबको, एरिया कितना लिखूं बताओ? πr²/2। वेरी गुड, πr²/2। नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिखूं मैं? देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं जहां पे बच्चे गलती करते हैं। यार बच्चे क्या कर देते हैं, ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिया, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B, और उन्होंने एरिया लिख दिया πr²/2। तो आप भी ये गलती मत करना। जब आपने एरिया में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया कि सेमी सर्कुलर रिंग है, तो फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स हाफ नहीं लोगे, या तो एरिया हाफ लिखो या तो नंबर ऑफ टर्न्स हाफ लिखो, दोनों जगह हाफ हाफ मत कर देना। काफी बच्चे यही गलती करते हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स को भी हाफ ले लेते हैं और एरिया भी हाफ कर देते हैं। तो जब मैंने एरिया ऑलरेडी हाफ ले लिया है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिखना पड़ेगा फिर मेरे को, 1 लिखना पड़ेगा। तो बस इस चीज को ही ध्यान देना। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, दैट इज IB πr²/2। चेक कर लो, अब कोई दिक्कत है तो पूछ लो। डन सर। डन। Done. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ट्राई? यस यस सर। सर। चलो डन। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले ली है और इसके अंदर मैंने एक सर्कुलर रिंग रख दी है, ये सर्कुलर रिंग है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, और करंट की डायरेक्शन मैंने ले ली है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका हमें रेडियस गिवन है, अगेन रेडियस इज R, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमें गिवन B। आपको कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सर्कुलर वायर एंड व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस वायर। हालांकि क्वेश्चन ने ऐसे नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने बस इतना पूछा था, ऑप्शन देता हूं क्वेश्चन ने क्या ऑप्शन दिया था। आप लेकिन ये चीज भी कैलकुलेट करके रखना, सॉरी, अब ये चीज भी कैलकुलेट करके रखना। बाकी ऑप्शन दे रहा हूं जो ये क्वेश्चन कैसे आया था। फर्स्ट ऑप्शन, रिंग विल, ये भी जो भी रिंग है, रिंग विल, फर्स्ट ऑप्शन, इट विल लीनियरली मूव। सेकेंड ऑप्शन, it will rotate. Third option, linear as well as rotate.
और फोर्थ ऑप्शन इट विल रिमेन एट रेस्ट, इस पे कुछ नहीं होगा। तो पहले आप ऑप्शंस बता दो, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, उसके बाद फिर इसकी वैल्यूज बता देना कि वैल्यूज क्या क्या आ रही है। क्लॉकवाइज Sir, डायरेक्शन। rotate है। देखो सबसे पहले तो भैया मेरे को डीएल फाइंड करना है, तो अगर ये क्लोज लूप है तो डीएल की वैल्यू कितनी आएगी? सर 0। जीरो। तो डीएल की अगर वैल्यू जीरो है तो इतना तो पता चल ही गया कि यार नेट फोर्स तो जीरो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यस सर। डीएल की वैल्यू जीरो है। तो लीनियर मूवमेंट वाले तो ऑप्शन कट ही हो गए, भैया लीनियर तो मूव नहीं करेगा। अब मैंने कहा था कि भैया रोटेशन चेक करो, भैया रोटेशन होगा, क्यों होगा? इसको अगर मैं ऐसे चार सेगमेंट्स में तोड़ूं तो इन सेगमेंट की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इनवर्ड्स, इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स। तो मतलब भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, तो टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा। टॉर्क लगेगा मतलब मूवमेंट तो रोटेशन तो है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। टॉर्क कितना लगेगा? फिर से वही फॉर्मूला लिख दो निब्बा, एन की वैल्यू ए, करंट की वैल्यू आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, और एरिया पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। किस्सा खत्म। डन सर। Done, sir. डन, चलो भाई Done, बहुत sir. बढ़िया। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन बस ध्यान देते रहना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान दो। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग ली है, करंट Yes. फिर से कुछ भी अज्यूम कर लो कि भैया हमारा करंट क्या है, किसी भी डायरेक्शन में आई ले लो जैसा आपका मन करे। मैंने अभी फिलहाल क्लॉकवाइज ली है, और ये मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है पूरा सेटअप। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स डायरेक्शन में। क्या क्या बताना है आपको? फर्स्ट ऑप्शन, दिस रिंग विल ट्राई टू एक्सपैंड। Second option, this ring will try to contract. Third option, this ring will move linear. ये linearly move करेगी कहीं ना कहीं। Fourth option, this ring will rotate. It will start rotate. चलो अब की बार चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। Sir, expand. एक्सपेंड आ रहा है। अब की बार रोटेट नहीं करेगा हेमराज? कोई और भी ट्राई कर लो भाई, किसी और को कुछ और आंसर हो। Sir, expand. एक्सपैंड। चलो, तो भैया हेमराज और दिवेश आपका आंसर सही है, देखते हैं कैसे ये एक्सपैंड करेगा। भैया इस वायर को ऐसे चार सेगमेंट्स में तोड़ लो, जैसे अभी तक पूरी बात चल रही थी वही। भैया इसको ऐसे चार सेगमेंट्स में मैंने तोड़ लिया। अगर मैं इसको चार सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूं तो इसमें करंट ऊपर की तरफ, इसमें करंट राइट हैंड साइड, इसमें करंट डाउनवर्ड्स, इसमें करंट लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा सब पे फोर्स कैलकुलेट करो कि भैया सब पे फोर्स कौन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सेगमेंट को पकड़ूं तो अब की बार मेरा फोर्स इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स नहीं लग रहा, अब की बार मेरा फोर्स कहां लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। सिमिलरली ऊपर वाले सेगमेंट पे फोर्स जीरो नहीं लग रहा, अब की बार फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। सिमिलरली इस पे फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है। पहले के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना। पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस पे फोर्स अंदर लग रहा था, इस पे फोर्स बाहर लग रहा था, तो इस चक्कर में ये रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा था। लेकिन अब की बार फोर्स एक इधर पुल कर रहा है, एक इधर पुल कर रहा है, एक ऊपर पुल कर रहा है, एक नीचे पुल कर रहा है, सब साइडवेज पुल कर रहे हैं। तो अगर सब साइडवेज पुल कर रहे हैं तो भैया ये रोटेट तो नहीं करेगा, इतनी बात तो क्लियर है।
और ऊपर से सारे के सारे फोर्सेस आउटवर्ड्स लग रहे हैं, सब बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं, तो ये क्या करने की कोशिश करेगी रिंग? इट विल ट्राई टू एक्सपैंड। सब लोग चेक करो, सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Done, sir. डन, बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो हमेशा फोर्सेस भी Done, देखना sir. कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, क्या फोर्सेस इनवर्ड्स आउटवर्ड्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अगर फोर्सेस इनवर्ड आउटवर्ड्स नहीं लग रहे तो मतलब रोटेट भी नहीं करेगा ये, इस तरीके से चेक करते रहना। चलो डन। तो आ जाओ, यहां तक की बातें क्लियर हैं, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। भैया ये भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स ले रहे हैं, हमने कहा कि भैया ये जो वायर्स हैं ये बहुत बड़ी वायर्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग। इन दोनों में करंट अलग अलग अज्यूम करते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। इसमें मैंने करंट अज्यूम कर लिया I1 और इसमें मैंने करंट कुछ ना कुछ अज्यूम कर लिया I2, लेकिन अभी फिलहाल मैंने दोनों की डायरेक्शन सेम ली है। और इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं कि भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज ले लेता हूं D। अब देखो क्या हो रहा होगा, पहले सेकंड वायर को भूल जाओ, सपोज सेकंड वायर है ही नहीं। अगर मेरे पास सिर्फ वायर 1 है तो वायर 1 में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी? यस सर। Yes, तो sir. ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, बताओ इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आएगी और क्या वैल्यू आएगी। चलो मेरे को बताओ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू वायर 1? तो भैया मुझे पता है जब भी परपेंडिकुलर बिल्कुल, जब भी इनफाइनाइट वायर होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई पाई डी। ए की जगह डी हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस डी है। और अगर मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करूंगा तो राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करूंगा। वायर 1 में करंट ऊपर की तरफ पॉइंट P पे फिंगर लेके आ रहा हूं तो मेरी फिंगर आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रही है? इनवर्ड्स बन रही है, इनटू द प्लेन बन रही है। तो यहाँ पे मैं ना मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इनवर्ड्स बन रही है। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई B1, मेरे पास B1 मैग्नेटिक फील्ड आ गई और इस B1 के अंदर मैंने सेकंड कंडक्टर अपना प्लेस किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो भैया हमारा एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, किसके ऊपर? ऑन कंडक्टर 2 के ऊपर। तो मेरे को बताओ कंडक्टर 2 के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? भैया ILB साइन थीटा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2। लेंथ को फिलहाल L ले लो, इनफाइनाइट वायर है लेकिन बाद में लेंथ को कैंसिल कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? भैया मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस कर रखी है? इधर वायर 1 ने प्रोड्यूस कर रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी। साइन कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो एंगल 90 डिग्री। चेक करके बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। डन डन डन। अब ये जो मैंने आपको पूरा स्टेप, पूरा प्रोसीजर बताया, यही रिपीट कर दो पहले वाले वायर के साथ। पहले वायर के साथ मतलब अब भूल जाओ कि पहली वाली कोई वायर थी, अब सिर्फ सेकंड वायर को अज्यूम करो। तो जब मैं सेकंड वायर को अज्यूम कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, पॉइंट Q, और मेरे को बताओ सेकंड वायर की वजह से पॉइंट Q पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर आउटवर्ड्स आएगी और म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। वेरी गुड, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट Q पे सेकंड वायर की वजह से, और ये आएगी आउटवर्ड्स। उसके बाद भैया मैं फिर कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, तो ये हो जाएगा I1 L इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन 90। तो यार अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी और ये L। तो यार अल्टीमेटली आपको क्या नोटिस करना है? अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करो मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एग्जैक्टली सेम बन रही है। मतलब इतना हमें पता चल गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1 और फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 हमेशा क्या होगा? सेम होगा। मतलब जब भी मैं दो पैरेलल वायर्स ले रहा हूं और इन दोनों की लेंथ इनफाइनाइट ले रहा हूं तो इनका लेंथ वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों पे जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, सर। sir. Yes, sir. अगर दोनों वायर की लेंथ सेम नहीं है तो फिर उस वायर पे ज्यादा फोर्स लगेगा जिसकी लेंथ ज्यादा है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लेंथ को एलिमिनेट ही कर देते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लेंथ का टर्म एलिमिनेट ही कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2/2πt। लेकिन कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई है, अब डायरेक्शन देखनी है। अगर आप नोटिस करो कि भैया मेरा ये सेकंड कंडक्टर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो हमारे पास जो ये फोर्स लग रहा था ये लेफ्ट हैंड साइड लग रहा था। सिमिलरली अगर आप ये कैलकुलेट करोगे कि फर्स्ट वायर पे फोर्स किधर लग रहा था, तो ये लगेगा Right कि hand आपको side. राइट हैंड साइड। दो फोर्स एक दूसरे की तरफ ही लग रहे हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? Attract. अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिवेश गुड। तो आपको भैया यही याद रखना है कि जब भी दो पैरेलल वायर्स होंगी, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो उन दोनों वायर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी? ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट उतने फोर्स से ये अट्रैक्ट, और वो फोर्स है म्यू नॉट I1 I2/2πt। सिमिलरली अब डायरेक्टली हम प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख सकता हूं, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स की वैल्यू तो अभी भी सेम आएगी, लेकिन अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल। Repel. वेरी गुड। फोर्स की वैल्यू अभी भी सेम आएगी, लेकिन अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो बस इतना याद आपको रखना है फिलहाल के लिए। Yes, sir. डन सर। Done, sir. डन भैया, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। अब हमें करने हैं थोड़े से क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. चलो भैया, डन डन डन। तो देखो, चैप्टर में ऐसा कुछ बड़ी चीज तो थी ही नहीं, बहुत सिंपल सा ही चैप्टर था। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक मिनट दो मेरे को मैं इतने क्वेश्चन लिख देता हूँ। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो फिक्स्ड रेल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास है एक मूवेबल आर्म जो मूव कर सकती है। ये पूरा सेटअप हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन गिवन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है। इस पूरे सेटअप को हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, और ये हमें बैटरी गिवन है। पहले यहां तक चेक करो, डायग्राम वगैरह सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. डन। भैया इन दो रेल्स के बीच का हमें सेपरेशन गिवन है, इन दो रेल्स के बीच का सेपरेशन है y। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, यहां देख लो, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये वायर स्लाइड होने से रह जाए? रिपीट कर रहा हूं, पूरा वो नहीं लिख रहा स्टेटमेंट। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which prevents the wire from sliding? क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. भैया बाकी लिख ही देता हूँ, नहीं तो बाद में गालियां दोगे। which prevents the wire from sliding। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि भैया जो आपने फर्स्ट पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला है, अब उसका हाफ ले लो। अब उसका हाफ ले लो। अब जब आपने उसका हाफ ले लिया, तो फिर बताओ भैया क्या होगा? मतलब मेरे को एसिलरेशन निकालनी है कि फिर मेरी वायर एसिलरेट करेगी, तो उसकी एसिलरेशन कैलकुलेट करके बतानी है। ये है दो पार्ट्स। नाउ ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। वायर का मास हमें दे रखा है, वायर का मास है m। अगर मास चाहिए, वायर का मास m। ट्राई टू कैलकुलेट। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको कैलकुलेट करो और मेरे को 1 मिनट दे दो बस। अब
किसी का कुछ आंसर आया? मेरे को ऐसा लग रहा है पहले तो यही याद नहीं होगा कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला वगैरह क्या होता था, राइट? या किसी को याद है? भैया नो रिस्पॉन्स। चलो देखो, कोई रिस्पॉन्ड तो आ नहीं रहा। क्वेश्चन समझो क्या है। यार क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास इस टाइप से दो यू शेप ये रेल्स है जो मैंने डार्क येलो से ड्रॉ करी है, ब्रॉड येलो से, और इसके ऊपर ये मेरे पास वायर रखी हुई है जो मूव कर सकती है। पहले ये चीज इमेजिन करके देख लो, ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। ये दो मेरे येलो लाइंस हो गई और ये व्हाइट कलर की वायर हो गई जो ऐसे इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि भैया ये स्लाइड किधर कर सकती है। तो अगर मैं देखूं यार करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये मेरे वायर में करंट फ्लो करेगा नीचे की तरफ। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रख दिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस पे फोर्स लगेगा। तो भैया फोर्स कैलकुलेट करना है पहले तो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि ये फोर्स किधर लग रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब आपकी फर्स्ट फिंगर आपकी तरफ ही पॉइंट आउट होनी चाहिए, करंट नीचे की तरफ। तो अगर आप देखो कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो किस साइड लग रहा आउटवर्ड। होगा? लेफ्ट हैंड आउटवर्ड। साइड लग रहा होगा। क्या सबके ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. डन। तो भैया मेरा मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लग रहा होगा। हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, आई एल। इस वायर की लेंथ कितनी कंसीडर करूंगा? भैया बाहर वाले पोर्शन की लेंथ थोड़ी कंसीडर करूंगा, मैं तो सिर्फ उतने ही पोर्शन की लेंथ कंसीडर करूंगा जो मेरा इस रेल्स के बीच में फंस रहा है। तो इस रेल्स के बीच में जो फंस रहा है वो कितना है? वाई। तो आई लेंथ की वैल्यू वाई और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी, और यह फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अब भैया हमें पता है कि अगर मैं वायर को स्लाइड करने से रोकना चाहता हूं, तो मतलब मैं चाहता हूं ये वायर रेस्ट पे रहे। तो अगर ये वायर रेस्ट पे रखना चाहता हूं, तो कंडीशन टू बी एट रेस्ट क्या होना चाहिए? फॉर वायर टू बी एट रेस्ट, भैया अगर हम इस वायर को रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरा मैग्नेटिक फोर्स और जो ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगे वो दोनों कैसे होने चाहिए? वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो यार बस आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फोर्स है आई वाई बी। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू आई वाई बी। कोफिशिएंट ने म्यू की वैल्यू पूछी थी तो म्यू की वैल्यू आई वाई बी बाय एम जी, बस क्वेश्चन खत्म। चेक करो पहले फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर है भी या नहीं। Done, sir. डन। यस। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट तो यार इजी हो गया। सेकंड पार्ट क्या इजी हो गया? भैया क्वेश्चन ने कहा कि म्यू की वैल्यू हाफ कर दो। भैया मैग्नेटिक फोर्स तो सेम रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स करंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। उन तीनों में से मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब की बार फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो रहा है? भैया न्यू की वैल्यू हाफ करने को कहा, तो न्यू की वैल्यू हाफ करूंगा तो ए वाई बी बाय टू एम जी हो जाएगा, इनटू एम जी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला न्यू एन होता है, इनटू एम जी। तो अगर आप देखो एम जी कट गया, तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई? आई वाई बी बाय टू। पहले सब यहां तक चेक करके बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर। Yes, sir. Done. अब यार ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स बड़ा है, तो अब की बार नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो अब की बार आप लिखोगे कि भैया नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स का फॉर्मूला दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करके बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा फोर्स एफ एम है और वो है आई वाई बी, छोटा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स जो है आई वाई बी बाई टू। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा आई वाई बी बाई टू। ये हो गया फोर्स। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और क्वेश्चन ने हमसे एक्सीलरेशन ही कैलकुलेट करने के लिए पूछा था। तो ये फाइनल आंसर है। और ये एक्सीलरेशन किस साइड होगी? जिस साइड फोर्स बढ़ा है। और कौन सा फोर्स बढ़ा है? मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स बढ़ा है। तो भैया देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।
Done, sir. डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। भाई जैसे मैंने बोल दिया क्वेश्चन क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दो और देख लो, क्वेश्चन ये सारे आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अ करंट लूप इज प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। याद रखो नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। सेकेंड ऑप्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड, अ टॉर्क बट नो फोर्स। और लास्ट ऑप्शन, अ फोर्स एंड टॉर्क, मतलब दोनों ही। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। भाई सब अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेज दें जिसको कुछ भी है। भाई अभी सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया है, पलक, रियांशी एंड महक। ओके दिवेश। गुड प्रशांत। कृतिका गुड। क्षितिज बढ़िया। बस भैया फटाफट जो बचे हैं वो भी आंसर दे दो कुछ ना कुछ। गुड भाई गुड। चलो डन। लेट्स डिस्कस। मेरे को लग रहा है हाँ भाई काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। प्रज्वल गुड। अभी देखते हैं। चलो डन। यार सबसे पहले तो एक चीज देखो, अगर क्वेश्चन ने मेरे को कहा है कि अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ मत करना, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप ये कभी विजुलाइज नहीं कर पाओगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म में हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते थे, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप कुछ भी रैंडम शेप ऐसे 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 ड्रॉ कर दो कि भैया ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर मैंने क्लोज लूप रख दिया। तो यार अभी तक जब भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ले रहे थे, तो उसमें हमने लिखा था कि हमारा जो फोर्स वन और फोर्स टू आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा। एक इनवर्स लगाएगा एक आउटवर्स लगाएगा, और दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होंगे, इसलिए नेट फोर्स 0 हो गया था। लेकिन अब इधर मेरे को बताओ, क्या इधर F1 और F2 इक्वल होंगे? भैया अब No, इधर F1 F2 इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन मैग्ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगाती है। तो इधर जो अंदर फोर्स लग रहा होगा, इधर जो बाहर फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। ये दोनों फोर्सेस अनइक्वल फोर्सेस होंगे। तो अगर ये दोनों फोर्सेस अनइक्वल हैं, तो मतलब इतना तो पता चल ही गया ना कि भैया हमारे पास कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा। यस सर। डन। तो मतलब डेफिनेटली ऑप्शन सी तो गलत है, कि भैया नो फोर्स इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ऊपर से फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड में क्या होता है, हमारा फोर्स हर डायरेक्शन में आउटवर्ड्स लगता है तो वो रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब हर एक फोर्स अपनी तरफ लग रहा है तो वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इधर तो ना तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना तो रिंग एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि इधर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स लग रहे हैं। तो इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऊपर से आपको साफ दिख रहा है कि आपने जो ये फोर्सेस मार्क करे हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम नहीं है, तो टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा।
तो आप चाहे कैसे भी मैच करके देख लो, आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। डन सर। भैया डन डन डन। Yes, Yes, sir. sir. तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा कि भैया हमारे पास 3 वायर्स हैं, वायर ए, वायर बी, वायर सी। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ आई, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ आई, लेकिन इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, दैट इज 2i। इन सबके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है भैया, दैट इज एक्स एक्स। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो चीज देखो। एक मिनट। हाँ, ये देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि भैया F1, F1 कौन सा फोर्स है? F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी। यहां लिख देता हूं पूरा डिटेल में। फोर्स F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। वेयरएज एक F2 फोर्स भी है, और F2 फोर्स क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय सी ऑन ए। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज F1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F2। सेकेंड ऑप्शन, F2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F1। थर्ड ऑप्शन कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। और लास्ट ऑप्शन कि F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। पहले सब लोग आराम से चेक कर लो कि भैया क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। पहले इस चीज की वो कर लो कंफर्मेशन। Done, sir. डन। तो भैया चेक करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके प्रशांत, रुचि, महक, ओके गुड। ओके गुड भाई, महक, सुहानी, रियांशी। F1 और F2 के बीच का रिलेशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, आराम से चेक करो, गलती मत करो इसमें। कोई कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। अल्टीमेटली F1 और F2 दोनों फोर्सेस ही लग रहे हैं जो ए के ऊपर लग रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर मैं देखना चाहूं तो इस क्वेश्चन को 3-4 सेकंड में सॉल्व हो सकता था ये क्वेश्चन। चलो तो भाई लेट्स डिस्कस, देखते हैं। काफियों के आंसर्स आ गए हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन ने कहा है कि F1 क्या है? जो ए के ऊपर फोर्स लगाया बी ने। तो यार अभी मैंने आपको बताया, अगर आप ए और बी की डायरेक्शन देखो करंट की, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ए के ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है F1, वो बताओ किधर मार्क करूं मैं F1, लेफ्ट में या राइट में? भैया जल्दी। Sir,
यार देखो ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि भाई जब भी दो वायर्स में करंट सेम होता है, सेम डायरेक्शन में होता है मतलब, तो वो दोनों वायर्स अट्रैक्ट करती हैं। तो ये वायर ए के ऊपर जो बी ने फोर्स लगाया होगा वो उसकी तरफ खींचने के लिए लगाया होगा, अट्रैक्ट कराने के लिए लगाया होगा। वेयरएज अगर मैं ए और सी को देखूं, भैया ए और सी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो उसको दूर भेजने की कोशिश करता है, रिपेल करता है। तो F2 कहां लगेगा? F2 लगेगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, रिपेल, इससे दूर भेजने की कोशिश कर रहा होगा सी से। तो यार एक बात तो क्लियर है कि F1 और F2 की डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल तो मैं बाद में चेक करूंगा, इतना तो पता चल गया कि डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब एक नेगेटिव साइन तो बनता है अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला। तो भैया क्या मेरे ऑप्शन ए में नेगेटिव साइन है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है? ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व किया मैंने। हाँ, अगर सपोज कोई एक और ऑप्शन होता कि जिसमें एक और नेगेटिव साइन गिवन होता तो फिर कैलकुलेट करना पड़ता, और फिर हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो भैया अगर मैं ए और बी के ऊपर निकालूं F1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई इंटू आई डिवाइडेड बाय 2πx। वेयर एस F2 की वैल्यू निकालूंगा तो म्यू नॉट आई इंटू 2i इंटू 2π, और x की वैल्यू अब की बार है 2x। तो यार अगर आप फिर से देखो सब कुछ सेम ही तो आ रहा है, म्यू नॉट आई आई, म्यू नॉट आई आई, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल ही हो रहा है बेचारा, और बाकी सब कुछ सेम आ रहा है। तो देख लो ऑप्शन डी। चेक करके बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? डन सर। डन सर। ये सबका कंप्लीटेड है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया।